ठीक है, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था RL सर्किट, RC सर्किट, LC सर्किट भी पढ़ाया था आपको, और क्या पावर एवरेज भी पढ़ा दी थी, और क्या पावर फैक्टर भी समझा दिया था। अगर ध्यान से देखो कितने सर्किट पढ़े हैं। पहले प्योरली रेजिस्टिव, पावर फैक्टर कितना होता था, cos थीटा, क्या होता था फॉर्मूला R/Z, क्या मतलब प्योरली रेजिस्टिव में क्या R/Z होता है, तो R/R करेंगे तो वैल्यू आती थी 1, कितनी आती थी, ठीक है ना, याद है ना। फिर पढ़ा प्योरली इंडक्टिव सर्किट, ये कोई सर्किट होता क्योंकि R ही नहीं है इसमें, तो वैल्यू कितनी थी cos थीटा 0। प्योरली कैपेसिटी में भी कॉस फैक्टर कितना था, मतलब पावर फैक्टर कितना था 0, कितना था, अबे कुछ नहीं पता क्या लिखा है इसमें। फिर क्या पढ़ा RC सर्किट, क्या पढ़ा पावर फैक्टर क्या R/Z, फिर क्या पढ़ा RL सेक्टर पावर फैक्टर फिर भी कितना R/Z। फिर पढ़ा LC, क्या पढ़ा LC में R नहीं होता तो पावर फैक्टर कितना 0, कितना, क्या याद है। फिर बहुत सारे पावर फॉर्मूले भी पढ़े। अब बेसिकली बात आती है जो प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं लैब में, क्या करते हैं, हमको एक इंडक्टर मिल जाता है, क्या मिल जाता है इंडक्टर। अगर कोई इंडक्टर है तो क्या उसका रेजिस्टेंस होगा, बिल्कुल हाँ उसका रेजिस्टेंस भी होगा। अगर कोई इंडक्टर है तो उसका रेजिस्टेंस भी होगा। तो हमको कोई इंडक्टर दे देते हैं और बोलते हैं इसकी इंडक्टेंस फाइंड करो, क्या फाइंड करो, और इसकी रेजिस्टेंस फाइंड करो, और इसका पावर फैक्टर भी फाइंड करो, क्या फाइंड करो, परफेक्ट। क्वेश्चन कैसे दिलते हैं सुनना। हमको एक इंडक्टर मिलता है, अब फील करो अगर इंडक्टर होगा तो क्या R होगा उसके साथ, नहीं होगा, बिल्कुल आप कॉइल तो R तो होगा ही होगा। और यहाँ पे पहले ऐसे मान लो, अच्छा ये बैटरी लगाई है, AC सप्लाई है, DC सप्लाई है, DC, कौन सी सप्लाई, उसने बोला, ध्यान सुनना क्या बोला, उसने बोला ये हमारे पास L और ये हमारे पास R, कोई शक की बात। हमने पहले इंडक्टर को, सुनना ध्यान से लैंग्वेज में, क्वेश्चन नहीं लिखा रहा हूं, हमने पहले इंडक्टर के साथ DC सप्लाई कनेक्ट की, क्या की 20 वोल्ट की, कितने की, तो जो हमको करंट आई वो बहुत टाइम के बाद आई, क्योंकि आपको पता है इंडक्टर क्या करता है, अपोज करता है, और बहुत टाइम के बाद जो करंट आई वो मिली 5 एम्पेयर, कितनी मिली, अच्छा ठीक है। फिर हमने क्या किया, इसी सर्किट को, सेम सर्किट को हमने क्या कर दिया, AC से कनेक्ट किया, किससे कनेक्ट किया, AC से कनेक्ट किया, और AC भी कितनी थी 20 वोल्ट थी और 50 हर्ट्ज पे थी, कितने हर्ट्ज पे, तो जो अब करंट आई वो कितनी आई 4 एम्पेयर, कितनी आई। अब आपको पता है ये वाली करंट कौन सी होगी, RMS, कौन सी, और ये 20 क्या दी है VRMS, अरे हाँ या ना, ठीक है। उसने क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन है फाइंड इंडक्टेंस, यानी L फाइंड करो, और cos थीटा, आपको पता है पावर फैक्टर क्या होता है cos थीटा, यानी ये फाइंड करो, और R भी फाइंड करो, ये चीजें फाइंड करो। आ जाओ फाइंड कैसे करना सुनो। अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है V, ये क्या है I, अरे हाँ या ना, तो सीधे फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला क्या है बेटा, R निकालने तो फार्मूला क्या हो जाएगा V/I, तो V कितना 20, I कितना 5, तो 4 ओम। मतलब क्या ये जो रेजिस्टेंस है 4 ओम निकल गया, तो मतलब ये वाला पार्ट तो हमने निकाल दिया। ये प्रैक्टिकल मेथड है जो लैब में किया जाता है। मतलब ये R किसका निकला बेटा, इंडक्टर का, किसका, यानी जो इंडक्टर यूज कर रहे हैं, जो कॉइल यूज, जो सोलेनॉइड यूज कर रहे हैं, उसका रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम, कितना है, अच्छा, पर हमको उसकी इंडक्टेंस L भी फाइंड करना है, कैसे करते हैं यहाँ पे। अब इसी को हमने AC सप्लाई दी है 20 वोल्ट की, यानी हमारे पास VRMS कितना बड़ा है 20, और हमने बोला करंट कितनी आएगी 4 एम्पेयर की, और फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज, कोई शक की बात। अगर आप ध्यान से देखो ये बाद में किया तो हमको क्या ये 4 ओम पता है, हाँ, अच्छा, और यहाँ पे देख ये किसके बराबर होता है, क्या XL के बराबर, और XL की वैल्यू क्या होती है ओमेगा L, और ओमेगा को क्या लिख सकते हैं 2πf × L, अरे हाँ ना बोल, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी गई 50, तो 50 इधर पुट करें ये आ जाएगा 100πL, क्या कोई शक की बात, इतना तो पता है, अरे हाँ ना। अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ वैल्यू, तो तेरे को पता है वैल्यू क्या होती है, क्या वैल्यू ऐसे पड़ी है IRMS = VRMS/Z, अरे हाँ ना। IRMS की वैल्यू कितनी है 4, VRMS की वैल्यू 20, अरे बोल ना यार, क्या यहाँ से Z की वैल्यू निकाल सकते हैं, Z की वैल्यू आई 5, कितनी आई, कोई शक की बात। पर हमको क्या चाहिए L, क्या चाहिए, तो Z की वैल्यू हमको पता है इस केस में क्या होती है √R² प्लस क्या XL², तो XL² क्या हम ऐसे बोल सकते हैं ω² L², कोई शक की बात, या नहीं पता चला, पता चला या नहीं चला, तुम्हें आया भी, अच्छा XL निकाला ना, तो सीधे ऐसे कर सकते या नहीं कर सकते, कर सकते। अब मुझे एक बात बताना, हमको क्या निकालना है L, क्या निकालना है, क्या हमको R पता है, हाँ, क्या हमको Z पता है, तो क्या ये नहीं निकाल सकते, क्या खत्म हो गई। अब सुनो, क्या हमको R पता है,
हाँ, क्या हमने z अभी निकाला? तो r बाय z किसके बराबर होता है? क्या cos थीटा के बराबर? इसी को क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर। तो कितना आया? क्या 4/5 आ गया? अरे आ गया नहीं आ गया? क्या 0.8 आया? कितना आया? 0। पावर फैक्टर भी निकाल दिया। इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल मेथड। यानी आपको क्या दिया था? एक सोलेनोइड दिया था, आपने पहले उसका r निकाला, क्या निकाला? फिर r की मदद से क्या निकाला? z निकाला, क्या निकाला? फिर z की मदद से क्या? l निकाला। मतलब आपको रेजिस्टेंस भी मिल गई, आपको इंडक्टेंस भी मिल गई, और आपको उसका पावर फैक्टर भी मिल गया। क्या फील आया तुम्हें या नहीं पता चला? पक्का? अच्छा, मैं इक्वेशन 20 वोल्ट नहीं, मैं ऐसे लिखता 20 sin 10t + 15, तो ये फिर v0 होता या फिर ERMS होता? क्या होता है इन दोनों में से? फिर ये E0 होता। क्या होता है ये? तो ERMS की वैल्यू क्या होती है? E0/√2। तो फिर आपको उसको √2 से वो करना पड़ता। अरे हाँ या ना? उतारो इसको, हेडिंग डाल देना प्रैक्टिकल वे, हाँ लिख देना प्रैक्टिकल वे टू फाइंड द R, L, Z and cos factor of inductor in lab। लिखा था है बेटा, R, Z, L, cos थीटा सब कुछ होगा ना बेटा यूज। एक्सेल यहाँ पे आएगा ना, तभी तो वैल्यू निकलेगी। अरे देखना तुम यार, ये देख, इसको स्क्वायर मार तो ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर और ये कट जाएगा, यह है 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू r का स्क्वायर मार 4 का स्क्वायर क्या 16 प्लस एक्सएल का स्क्वायर मार, मतलब इन दोनों का स्क्वायर क्या आ जाएगा? ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 100 स्क्वायर पाई स्क्वायर और l स्क्वायर। अरे हाँ ना, या नहीं पता जरा? तो निकल गई ना वैल्यू। 25 - 16 कितना हो जाता है? 9। कितना हो जाएगा ये आ जाएगा 9, और ये कितना आ जाएगा? 100 पाई स्क्वायर l स्क्वायर। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो l स्क्वायर की जब इधर वैल्यू डालेंगे तो l की वैल्यू निकल गई ना वहां से, क्या दिक्कत है? l ही निकालना था ना, निकल गया l। क्या नहीं आया तुम्हें? सिंपल। ये देखो, इतना निकालने की भी जरूरत नहीं, ये देखो इतना निकालने की भी जरूरत नहीं थी। सुनो, z की वैल्यू क्या थी? √r स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, यही थी। अब बेटा फील कर, इसकी वैल्यू कितनी आई है? 5। इसकी वैल्यू कितनी है? 4। तो यार इसकी वैल्यू तो 3 ही होगी। अरे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आता है ना। तो सिंपल, इसकी वैल्यू 3 है तो एक्सएल की वैल्यू 3, उसकी वैल्यू 3 पुट कर देंगे, यानी 100 पाई l इज इक्वल टू 3। तो l की वैल्यू कितनी आ गई? 3/100 पाई। तो उससे भी वैसे ही निकल रही है, इससे भी वैसे ही निकल रही है, उससे भी तो यही आएगी। यहाँ पे वैल्यू पुट करेगा तो ये आ जाएगा 100 का स्क्वायर पाई का स्क्वायर l का स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा 25 - 16, स्क्वायर मारेगा ना दोनों साइड, तो क्या 9 आ जाएगा। तो जब रूट जाएगा तो ये आ जाएगा 9 / 100 का स्क्वायर पाई का स्क्वायर। तो जब रूट मारेगा तो 9 का क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 100 का क्या आ जाएगा? मतलब 100 का स्क्वायर से कट जाएगा, पाई का स्क्वायर का वो कट जाएगा। अल्लाह, ये तो फाइंड करना, बिठा दो उसको। ठीक है, अभी हेडिंग डालेंगे चोक कॉइल। हेडिंग डालेंगे चोक कॉइल। चोक कॉइल हेडिंग नहीं पढ़ाई है मैंने आपको, हेडिंग डाल देंगे चोक कॉइल। एक समझने वाली बात है, प्लीज़ कंफ्यूज मत होना ऐसे, क्योंकि सब फैक्टर देख के ध्यान में चलना है, ठीक है। हमने हेडिंग डालेंगे चोक कॉइल। हमने अभी जो सर्किट पढ़े, हमने पढ़ा प्योरली रेजिस्टिव, इंडक्टिव, कैपेसिटिव, आरसी, आरएल, एलसी और एलसीआर। एलसीआर पढ़ने आज, एलसीआर आज पढ़ने। देखो चोक कॉइल, चुप करके, ये कौन सा सर्किट है? ये है आरएल सर्किट। कौन सा सर्किट? या एलआर सर्किट, कुछ भी। इसी को हम बोलते हैं चोक कॉइल। क्या बोलते हैं? चोक कॉइल। देखो ट्यूबलाइट लगी, क्या लगी है? इसमें लगा होता है एक स्टार्टर। क्या लगा होता है? स्टार्टर, मतलब जो इसको स्टार्ट करता है उसको बोलते हैं, अरे कैपेसिटर लगा होता है। क्या लगा होता है? उसको बोलते हैं कंडेंसर। क्या बोलते हैं? बट ये वर्किंग कैसे करता है वो बात की बात है, आपने पढ़ी होगी शायद, पढ़ी है आपने। एनर्जी लेती है गैस, फिर क्या वो जब फिर अपने लो ऑर्बिट में आती है तो क्या एमिट करती है, फिर ही दिखता है। अरे कुछ नहीं पढ़ा तुमने क्या? चलो छोड़ो, उसकी वर्किंग पे नहीं जा रहे हैं, बट सुनो,
अब हमारे घर में सप्लाई आ रही है 220, कितने की 220। तो क्या इसको 220 चाहिए? फील करो 220 की फूट जाएगी, फट जाएगी, क्या हो जाएगी? तो इसको 220 हमने देनी। तो हमने क्या किया, सुनना प्रैक्टिकल बात, हमने यहाँ पे लगाई अपनी ट्यूबलाइट। क्या लगाई? ट्यूबलाइट लगाई। मूवी भी है ना एक ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट है कोई मूवी है ना? अच्छा चल बस ठीक। और यहाँ पे लगा दिया हमने एक चोक कॉइल। क्या लगा दी? चोक कॉइल। मतलब कुछ नहीं है, ऐसा चोक कॉइल नहीं लगाई। पहले मान लो हमने रजिस्टर लगाया। क्या लगाया? रजिस्टर। क्यों लगाया समझाता हूँ बेटा। पहली बात, हमने ये रजिस्टर लगाया इसके साथ सीरीज में। किसमें लगाया? क्योंकि सीरीज में हमको पता है पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है। पोटेंशियल क्या होता है? तो पोटेंशियल कम ही तो करना है हमने। तो फील कर, कुछ पोटेंशियल इसके क्रॉस और कुछ पोटेंशियल तो ड्रॉप हो गया। अरे हाँ ना बोलना यार। पोटेंशियल यहाँ 220 जाना, कम जाना चाहिए, तो उसके लिए रजिस्टर लगाया। तो क्या ये भी पोटेंशियल ड्रॉप खाएगा? IR। कितना खाएगा? ठीक, अच्छा काम कर रहा था। बट हमने देखा बेटा ये क्या है? रजिस्टर, और रजिस्टर में जब करंट बनेगी तो I²RT, तो हीट प्रोड्यूस होगी। तो बेटा ये रूम को गर्म कर रही थी, रूम का टेम्परेचर तगड़ा गर्म, मतलब यहाँ पे जो हीट लॉस है वो बहुत ज्यादा है। हीट लॉस कैसा है? तो हमने बोला यार ये बकवास चीज है। इसका मतलब पोटेंशियल ड्रॉप तो करा रहे हैं, पर इसका R कैसा है बेटा? बहुत बड़ा, तो खराब है। इसका मतलब हमको ऐसी चीज चाहिए जिसका R कैसा हो? कम हो। कैसा हो? ठीक है भाई, R कम। ये हमारा पहला फैक्टर है। फैक्टर सुनते जाना तभी समझ आएगी चोक कॉइल। ये पहला फैक्टर, मतलब पहला फैक्टर क्या है? कोई भी ऐसी चीज लगाएंगे पर R उसका कैसा होना चाहिए? कम। तो हमने बोला यार सिंपल R नहीं लगाएंगे, हम इसके साथ L भी जोड़ेंगे। हम सर्किट लगाएंगे LR सर्किट। क्या लगाएंगे? तो हमने क्या किया, सुनना ध्यान से। हमने क्या किया, यहाँ पे ट्यूबलाइट थी हमारे पास, ट्यूबलाइट, हमने इसके साथ एक L और क्या जोड़ा? एक R। क्या फील आया? LR जोड़ दिया, और इसी LR सर्किट को हम बोलते हैं चोक कॉइल। क्या बोलते हैं? चोक कॉइल। ठीक है, अब इससे फायदा क्या हुआ सुनना। हम चाहते हैं कि देख L भी पोटेंशियल ड्रॉप कराएगा और R भी कराएगा और ये भी कराएगा पोटेंशियल। हम क्या चाहते हैं सुनना, हम चाहते हैं जो इसका पावर फैक्टर हो। क्या हो बेटा? पावर फैक्टर यानी कॉस थीटा हो जो इसका। क्या हो बेटा? इसका कॉस थीटा। सुनना ध्यान से, क्या वो कम हो या ज्यादा हो? कम हो भाई साहब। कितना? सुनना, हम चाहते हैं इसका पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा हो बट ये पावर कम कंज्यूम करे। पावर तो यार इसमें जानी चाहिए ना ट्यूबलाइट में, पर पोटेंशियल ड्रॉप उधर हो, मतलब इसका पावर फैक्टर कम होना चाहिए, यानी कॉस थीटा इसका कम होना चाहिए। अरे हाँ या ना? इसका मतलब कॉस थीटा क्या? R/Z के बराबर आता है। अरे हाँ ना? अब सुन, हम चाहते हैं इसका पावर फैक्टर कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए। अगर पावर फैक्टर कम होगा तो क्या R को बढ़ाना पड़ेगा? ये फैक्टर है सारे, मतलब पहला फैक्टर R को कम, दूसरा फैक्टर क्या? Z बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तीसरा फैक्टर क्या है बेटा? कॉस थीटा कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए। इन तीन फैक्टर को जोड़ेंगे ना तब बनती है चोक कॉइल। अभी एक और फैक्टर है इसका, चौथा नंबर, वो समझाऊंगा मैं आपको। अगर फील करो, अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉस थीटा इज इक्वल टू R डिवाइड बाय, इसकी वैल्यू क्या होती है? XL² प्लस R²। अगर इस R को मैं उठाऊं तो यहाँ आ जाएगा R का होल स्क्वायर, और ये R और R क्या 1 बन जाएंगे, और यहाँ पे क्या बच जाएगा? 1। क्या बन जाएगा? अब सुन, इसका मतलब, या फिर तू ऐसे सीधे समझ सकते, R की वैल्यू क्या होती है? XL² प्लस R²। बेटा R कैसा होना चाहिए? ज्यादा। कैसा होना चाहिए? बेटा अगर R ज्यादा चाहिए और सॉरी Z ज्यादा चाहिए और R को कैसे चाहिए? कम, तो XL को बड़ा करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा? सोच के बोलो। ये हमको चाहिए ज्यादा, क्या चाहिए? पर इसको हम कम रख रहे हैं, तो XL बड़ा चाहिए छोटा? बड़ा चाहिए, बिल्कुल। इसका मतलब हाई इंडक्टेंस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हाई इंडक्टेंस। इसका मतलब एक गुड चोक कॉइल वो है जिसका R कम है पर Z, तो कॉस थीटा और इंडक्टेंस कैसी है? तुम्हें फील आया नहीं है? यानी वो पोटेंशियल ड्रॉप तो करा ले पर पावर ज्यादा नहीं खाए। तो एक गुड चोक कॉइल क्या है? जिसके इंडक्टेंस, आपने दो ही चीजें याद रखनी है, इंडक्टेंस हाई, रेजिस्टेंस कम, दैट्स इट। ये तो समझाने के लिए बताया मैंने आपको। फील तुम्हें आया या नहीं आया? या आप डायरेक्ट यहां से भी देख सकते हो, कॉस थीटा कम चाहिए, इसका मतलब R को भी कम रखो और Z को क्या करो? बढ़ा दो। वही तो चीज लिखी है, R कम और Z बढ़ गया। और Z कब बढ़ेगा? क्योंकि Z तो किस पे डिपेंड कर रहा है? R पे भी और XL पे, पर R को हम छेड़, R को तो कम ही रखना है, तो इसको क्या करो? बढ़ाओ, तगड़ा बढ़ाओ इसको। तुम्हें आया नहीं आया? मतलब चोक कॉइल की इंडक्टेंस कैसी होनी चाहिए? बहुत ज्यादा। और रेजिस्टेंस कैसी होनी चाहिए? बहुत कम। तुम्हें आया ही नहीं आया? यानी Z तो अच्छा हो, उसका पोटेंशियल ड्रॉप तो वो अच्छा कराए, बट वो पावर लॉस ज्यादा। क्लियर होगी बात? लिख देना आप, तुमने अपनी लैंग्वेज में लिख देना, गुड चोक कॉइल हैज हाई इंडक्टेंस एंड वेरी लो रेजिस्टेंस। हालांकि एक जगह ऐसा लिखा होगा, देखो सिर्फ इंडक्टर लगा दिया जाए, वो भी ठीक है, क्योंकि इंडक्टर अगर है तो रेजिस्टेंस तो उसके पास हो गई, ऑब्वियस सी बात है। जल्दी करें।
लेक्चर लंबा हो जाएगा, मिटा दूं? चल ठीक। देखो सारे सर्किट पढ़ लिए, एक सर्किट रह गया। अच्छा एक और बात, अगर पूछेंगे चौक कॉइल का क्या काम है, सुन लेना, मैं लिखा रहा नहीं हूँ, आपने अपनी लैंग्वेज में लिखना। चौक कॉइल का क्या काम है, कुछ हमारे घर में जो ट्यूबलाइट होती है वो 220 में फूट जाती है, क्या हो जाती है, तो हमको रजिस्टर नहीं लगा सकते क्योंकि वो हीट बहुत जनरेट करता है, तो हमने क्या लगाया, चौक कॉइल लगाई। क्या लगाई, ये उसका यूज है, ठीक है, आपने इंग्लिश में लिखना है, ठीक है ठीक है। अब हेडिंग डालेंगे LCR सर्किट, क्या डालेंगे, LCR सर्किट। सारे सर्किट हो गए हमारे, RLC हो गया, RLC सारे सर्किट हो गए, एक बचा है LCR सर्किट। LCR सर्किट बातें नहीं करना यार। LCR मतलब क्या, L भी होगा, C भी होगा और R भी होगा, बिल्कुल ऐसे, ये L भी है, C भी है और R भी। एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, इसका ध्यान से देखना। मान लो करंट बह रही है, I = I0 एज ए टाइम t साइन ओमेगा t, ये क्या हो जाएगा XL, ये क्या हो जाएगा XC और ये हो जाएगा R। अरे हाँ ना बोल, XC की वैल्यू क्या होती है, क्या 1/, ओमेगा C, XL की होती है क्या, ओमेगा L। कुछ नहीं याद है तुम्हें यार। अगर मुझे एज ए टोटल लिखना है, क्या लिखना है, टोटल, ये लिखना है भी एज ए टोटल, तो क्या तीनों को प्लस करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, VR एज ए टाइम t प्लस VC एज ए टाइम t प्लस VL एज ए टाइम, तो क्या तीनों को निकालना पड़ेगा, तो आ जाओ निकाल देते हैं। तो VR एज ए टाइम t, बेटा इसमें कोई फेज का अंतर, तो सीधे लिखेंगे I0 R साइन ओमेगा t, क्या क्लियर। VCT, इसमें कौन लीड करता है, क्या करंट लीड करती है, तो पोटेंशियल क्या करेगा, लैग 90 से, तो क्या लिखेंगे I0 XC साइन ओमेगा t माइनस, अरे तुम्हें आ रहा भी है नहीं, इंडक्टर में कौन लीड करता है, पोटेंशियल, तो क्या लिखेंगे I0 XL साइन ओमेगा t प्लस 90। कोई शक की बात, अगर फेजर डायग्राम बनाए तो कुछ ऐसे बनता है, ये बनेगा I0 R, क्या बनेगा, यहाँ क्या बनेगा I0 XL 90 डिग्री आगे होता है, और ये क्या बनेगा I0 XC। कोई शक की बात, बट यहाँ पे अब कंडीशन आ जाती है, क्या कंडीशन आ जाती है कि बेटा एक बार क्या XL बड़ा हो सकता है ना यार, और मान लो एग्जांपल XL की वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 2, इस केस में कौन बड़ा है, इस केस में इसकी 4, इसकी वैल्यू 2, कौन बड़ा है, तो 2 केस करने पड़ेंगे। पहला केस जिसमें XL क्या हो जाए, बड़ा हो जाए XC से, और दूसरा केस जिसमें XL क्या हो जाए, ये XC बड़ा हो जाए। कोई शक की बात, देख फेजर कैसा बनेगा, सुनना, अगर XL बड़ा है तो ये क्या है XC और ये क्या है XL, तो ये कैसे बनेगा, सुनना ध्यान से, ये बनेगा ऐसे, ये बनेगा I0, यहाँ क्या लिख सकते हैं XL माइनस XC, और ये क्या बनेगा R I0 R, तो रिजल्टेंट क्या यहाँ से जाएगा, ये एंगल को अल्फा बोलेंगे, और ये क्या हो जाए, अरे हाँ या ना, तो ये जो इक्वेशन बनेगी, सुनना, ये इक्वेशन क्या बनेगी, क्या इक्वेशन ऐसे बनेगी I0 √of R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अरे तुम्हें कुछ याद नहीं है यार, पाइथागोरस थ्योरम लगाना आती है, वही तो लगाइए। तो इसका मतलब अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूं V एज ए टाइम t, तो क्या इक्वेशन लिखूंगा, सुनना, लिखूंगा I0 √of R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर साइन ओमेगा t। अच्छा अब सुनना, इसमें बड़ा कौन है, XL, तो L में पोटेंशियल लीड करता है, 90 से करता है, बट अभी भी लीड कर रहा है, पर क्या अल्फा से कर रहा है, तो क्या डालेंगे प्लस अल्फा। तुझे आया नहीं आया, और इस चीज को हम क्या बोलेंगे इस बार, ये जो चीज है इसको बोलेंगे Z, क्या बोलेंगे, तो इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी I0 Z साइन ओमेगा t प्लस 5, वेयर Z इज कॉल्ड इम्पिडेंस, Z इज कॉल्ड इम्पिडेंस के सेकंड साइड में कराते हैं। तो Z की जो वैल्यू बनी वो क्या बनी, √of R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, सुपर इंपॉर्टेंट है, क्या बोलते हैं इसको, इम्पिडेंस, ओम। तुम्हें आया नहीं आया, अगर इसकी दूसरी डायग्राम दिखाएं तो आपको पता है ये R बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा XL माइनस XC, ये बन जाएगा Z, और यहाँ पे होगा अल्फा। तुम्हें आया नहीं आया, अगर फिर से अच्छी दिखाऊं तो आपको पता अगर I यहाँ पे है तो पोटेंशियल क्या लीड कर रहा है, पर क्या अल्फा से कर रहा है, तो ठीक। क्या दूसरा केस कराने की जरूरत है, तुम खुद कर सकते हो, बोलो। उसमें क्या, नहीं सुनो, उसमें क्या ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, तो नीचे की तरफ क्या आएगा, XC माइनस XL, तो अभी जो पोटेंशियल है वो लैग तो करेगा पर 90 से नहीं करेगा, अल्फा से करेगा। किससे करेगा, तो यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, XC माइनस XL, R यहाँ पे आएगा, Z यहाँ पे आएगा, सेम एज इट इज यार, जिसने पहले, ये वही तो है जो सर्किट पहले की है वही है, बस इसमें जुड़ गया। अच्छा करवा देता हूँ जल्दी उतारो, फील आ गया तुम्हें, पक्का। Z की वैल्यू चेंज हो गई है, अब
पिछली बार क्या थी, एक्सएल माइनस एक्सी या फिर एक्सएल। अब देख क्या हो गया, अगर वहीं में जिसको अगर एक्सी को बड़ा ले लेता हूँ तो एक्सी माइनस एक्सएल आएगा। जल्दी उतारो। ये वाली इक्वेशन बनी है बी एस टी इस केस में। किस केस में, जब एक्सएल क्या हो, बड़ा हो। जल्दी उतारो, फटाक से उतारो। हटाओ, चल ठीक है। अब दूसरे केस में क्या हो जाएगा, कौन बड़ा हो जाएगा, एक्सी बड़ा हो जाएगा। कौन बड़ा हो जाएगा, एक्सी। तो अगर एक्सी बड़ा हो जाएगा तो ये है आई नॉट आर, ये कितना था आई नॉट एक्सएल, और ये क्या था आई नॉट एक्सी। अगर ये बड़ा हो गया तो डायग्राम कुछ ऐसे बनेगी, आई नॉट आर और नीचे क्या आ जाएगा, आई नॉट एक्सी माइनस एक्सएल। तो यहाँ पे जो अल्फा एंगल बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, आई नॉट अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। अरे हाँ ना, पाइथागोरस थ्योरम तो लगाना आती है ना, क्या नहीं आती। ये सेकंड केस है। कौन सा केस है, जब एक्सी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा एक्सी। कोई शक की बात। अच्छा, तो अगर अब मैं इक्वेशन लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना। ये लिखूंगा आई नॉट अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। अब बता मुझे साइन ओमेगा टी। बेटा कौन सा सर्किट बन रहा है, अब सी बड़ा है तो कैपेसिटिव सर्किट बना। तो कैपेसिटर में कौन लीड करता है, करंट लीड करती है। तो ये क्या लैग करेगी, अच्छा अल्फा से करेगी या 90 से करेगी, अल्फा से करेगी। तो साथ में क्या आ जाएगा, माइनस अल्फा। क्या आ जाएगा, यानी इसी क्वेश्चन को अगर अच्छे से लिखे तो ये जेड बन जाएगा, ये बन जाएगा आई नॉट जी साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा। अच्छा अगर प्लस फाइव होता तो यहाँ भी प्लस फाइव आ जाता, तो कोई दिक्कत। अच्छा यानी अगर ये करंट है तो पोटेंशियल अभी भी लीड कर रहा है, पर अल्फा से कर रहा है। किससे कर रहा है, अल्फा से। अगर दूसरी फिगर बनाऊँ तो ये ऐसे बन सकती है, सॉरी ये बन जाएगा आर और ये बन जाएगा एक्सी माइनस एक्सएल, और यहाँ बनेगा इम्पिडेंस जेड, और ये आ गया अल्फा। क्लियर है बात। अच्छा पिछले केस में मैंने टैन की वैल्यू नहीं लिखाई, हालांकि अल्फा निकाल सकते हो। इस केस में टैन अल्फा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्सी माइनस एक्सएल बाय आर। और इसके पिछले केस में क्या था, एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर। अरे अल्फा निकालना आता है ना इस ट्राइंगल से। ये परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया, बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, एक्सी माइनस एक्सएल, बेस की वैल्यू क्या है आर, तो वही तो लिखे। उस केस में क्या हो जाता है, एक्सएल माइनस एक्सी और बेस की वैल्यू क्या हो जाती आर। सिंपल, अल्फा ऐसे निकालना। क्लियर है बात। अच्छा थोड़ी बहुत ही चीजें आपको डायरेक्ट पूछ लेंगे, एवरेज पावर बताओ आरसी सर्किट में, उस सर्किट में, उस सर्किट में। तो आपने क्या करना है, पावर का फॉर्मूला क्या है, आई आर एम एस वी आर एम एस कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या, आर बाय जेड। दिखाइए, बस जेड की वैल्यू पुट करनी है आपने। जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर मैं आरसी सर्किट की बात करूं तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर मैं, तुम कैसे नल्ले हो, मैं मान लो आरसी सर्किट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसने बोला पावर बताओ, एवरेज पावर बताओ आरसी सर्किट में। तो फॉर्मूला वही है, आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू पुट करेंगे आर बाय जेड। क्या पुट करेंगे, और जेड की वैल्यू क्या क्या, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। तो एक्सी की वैल्यू क्या क्या, 1 अपॉन ओमेगा सी स्क्वायर। तो बस ये पुट करना। अगर आर एल हो जाए तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर बस। और एल सी आर हो जाता तो क्या लिखते, आर स्क्वायर प्लस यहाँ क्या लिखेंगे 1 अपॉन ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल का स्क्वायर। अगर इससे पीछे वाला होता तो क्या लिखते, ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का स्क्वायर। सीधे जेड की वैल्यू पुट करनी है आपने पावर के फॉर्म में, और कुछ भी नहीं है। उतारो। अब इसका एक क्वेश्चन कराता हूं और आपके इसके दो यूज केस बताऊंगा आपके साथ। एक क्वेश्चन कराऊंगा और दो यूज केस पढ़ेंगे उसमें हम, ठीक है। ये उतारो जल्दी, हटा दो, चल ठीक है। अच्छा बातें बकवास बंद करो, ठीक है। ये आगे दो केस। अच्छा तीसरा केस बाद में कराऊंगा, पर पहले फील करो। क्वेश्चन करते हैं। मान लो आपके पास एलसीआर सर्किट दिया हुआ है, आपको आपने बताना है, ठीक है। एलसीआर ये आ जाएगा एल, ये सी और ये आर। सप्लाई लगी हुई है ई टी 20 साइन ओमेगा टी। ये क्या है, एक्स एल एक्स सी और ये दिया आर। मान लो आर दिया आपको 3 ओम, ये दिया आपके पास 16 ओम, और ये दिया आपको, ये आपको दिया ये दिया 12 और ये दिया 16 ओम ओम। अच्छा फिर से मैं तीसरी बार ये बात बता रहा हूँ, ये मैं डायरेक्ट आपको एक्सेल दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ,
अगर एल देता तो आपको ओमेगा से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तब एक्सएल आता। क्लियर है बात? और अगर यहाँ पे सी देता तो ओमेगा से मल्टीप्लाई करते, फिर उसको 1 से डिवाइड करते, फिर आपके पास क्या आता है? एक्सी। ठीक है, फाइंड आई नॉट सेकेंड, आई आर एम एस थर्ड, जेड फोर्थ, पावर फैक्टर फिफ्थ, पावर एवरेज सिक्स, आई एज ए टाइम टी सेवन्थ, वी एज ए सी टी 8, वी एज ए आर टी 9, वी एज ए एल टी। क्या क्लियर होगी बात? शुरू करें। अच्छा, अल्फा तो निकालना ही पड़ेगा ना। अरे इस क्वेश्चन के लिए अल्फा निकालना पड़ेगा ना, तो कोई बात नहीं, निकाल देते हैं। पहली बात, सबसे पहले का देखना है आपने, सुनना, सबसे पहले आपने देखना है। अच्छा मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ। ये हमारे पास आर कितना दिया है? तीनों। ये एक्सी कितना था? 16, और ये एक्सएल कितना था? 12। एक बात बताओ यार, कौन सबसे बड़ा है इसमें? एक्सएल। आपने एक्सएल और एक्सी में देखना है, एक्सी बड़ा है या एक्सएल बड़ा है? एक्सी बड़ा है। कौन बड़ा है? एक्सएल। नल्ला है क्या? एक्सी बड़ा है। कौन बड़ा है? तो सी तो नीचे होता है, तो इसका मतलब अगर डायग्राम बनाओ इसके ध्यान से देखना, आर क्या यहाँ पे होगा? 3। बोलना यार, ये ऊपर कौन होगा? एक्सएल, यानी ये 12 होगा, और यहाँ कितना होगा? 16। बेटा वेक्टर की तरह आपने ट्रीट करना है इसको। यहाँ पे एक्सी होता है ना, यहाँ पे एक्सी। अबे लिखना पड़ेगा क्या? यस। मुझे एक बात बताओ, वेक्टर की तरह ये भी ओम, ये भी ओम, तो 16 बड़ा है या 12? तो कट के क्या 4 बचा नीचे? तो यहाँ कितना बचा? 3, और यहाँ कितना बचा? 4। अगर ये z है अल्फा, तो सीधे बात है, सबको पता है z की वैल्यू आई 5। अरे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट 5 ही तो आया। 16 प्लस 9, 100 बार कर चुके हैं, मतलब z की वैल्यू कितनी आ गई? 5, और निकाल दी हमने। और अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? tan अल्फा। tan अल्फा किसके बराबर है? ध्यान से देख, तो 4/3 के बराबर। अरे यार परपेंडिकुलर ये हुआ ना, तो 4/3। 4/3 कब होता है? 53 डिग्री। अरे तुम्हें कुछ याद नहीं है यार। ये 90, ये 37, और ये 53। ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 5। tan की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो कितनी है? 53। कितनी? यानी अल्फा की वैल्यू कितनी है? 53 डिग्री। कितनी? और z की वैल्यू भी निकल गई। कोई शक की बात? आवाज नहीं आ रही है क्या? आई नॉट पता कैसे निकालेंगे? क्या ई नॉट बाय जेड? ई नॉट की वैल्यू कितनी है? 20। जेड की वैल्यू कितनी है? 5। तो करंट क्या 4 एम्पेयर की आई? अगर 4 एम्पेयर मिल गए तो आई आर एम एस क्या हो जाएगा? आई नॉट बाय √2, यानी 4/√2। ये भी मिल गया। उसके बाद आ जाता है बेटा पावर फैक्टर। क्या आ जाता है? पावर फैक्टर। पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या है बेटा? कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या? 53। तो कॉस 53 किसके बराबर होता है? यहां से देख ले, कॉस 53 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के 3/5। अबे तुम्हें कुछ याद नहीं है यार। 3/5 आया नहीं आया? तो इसकी वैल्यू है 3/5। 3/5 क्या? 0.6। अबे 30, 5, 6 जा कटेगा ना, 0.6। पावर फैक्टर भी आ गया। पावर एवरेज बेटा, अब यहाँ पे कोई भी फार्मूला लगा सकते हो। हमने 100 फार्मूले पढ़े। क्या हमने एक ऐसा फार्मूला पढ़े? I² RMS इंटू R। अरे वी भी पढ़े, बहुत सारे पढ़े। इंटू R है क्योंकि Z कट जाते हैं। देख लो पीछे से। I² RMS क्या निकाल रखा है? अगर ध्यान से देख, इसको ये क्या निकलेगा? ये निकलेगा, इसको ऐसे बोल सकते हैं 2 × 2/√2। तो इसको बोल सकते हैं √2 × √2। तो ये कटा, ये बचा 2√2 एम्पेयर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2√2 का स्क्वायर इंटू R। R की वैल्यू कितनी है बोल? क्या 3? तो फील कर 2 क्या 4? 4 × 2 8, 8 3 जा 24 वाट। अबे तुम्हें आया ही नहीं है। 2 का स्क्वायर मार कितना आया? 4। √2 का स्क्वायर मार कितना आया? 2। तो ये कितना बना? 4 × 2 8, 8 3 जा कितना बचा? 24। ये भी निकाल दिया। अब लिखना आई एज ए टाइम टी। सबसे पहले चाहिए आई नॉट। आई नॉट की वैल्यू क्या? 4। तो साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी, अच्छा ओमेगा ही लिखा है यहाँ, 10 लिख ले। यहाँ पे 10t। आगे अब सुन, ये सी वाला बने या एल वाला बने? इसमें जो पढ़ा होगा वो वाला बनेगा। सी वाला या एल वाला? सी। तो सी में करंट लीड या लैग? सी में करंट लीड। सी में करंट है, तो इसका मतलब 90 से तो करेगी नहीं, क्या अल्फा से करेगी? तो प्लस 53। तुम्हें आया नहीं आया? अल्फा की वैल्यू कितनी है? फील आ गया? अब तुम्हें एक 3 लिखने। मान ली सबसे पहले लिखता हूँ VRT। आपको पता है इसका और इसका फेस में कोई डिफरेंस, तो सीधे I नॉट इंटू R। आई नॉट की वैल्यू 4, 4 × 3 क्या 12? क्या है? 12 साइन 10t प्लस
53। अब लिखेंगे VCT, बेटा इसमें पोटेंशियल क्या करता है, लैग करता है 90 डिग्री से, तो क्या लिखेंगे I नॉट इंटू एक्सएल, आई नॉट की वैल्यू 4, एक्सएल की वैल्यू, अच्छा C की वैल्यू 16, तो क्या आ जाएगा 16 4 जा कितना होता है 64, तो क्या है 64 साइन 10t प्लस 53 क्या माइनस 90, और लास्ट लिखते हैं VLT, बेटा 4 इंटू 12 जाके 48 साइन 10t प्लस 53, और पोटेंशियल इसमें क्या करता है, लीड करता है प्लस 90। क्या तुम्हें आया नहीं आया, दिस इज द आंसर। अब सुन, ये इलस्ट्रेशन क्यों समझाया, समझाता हूं आपको। मान ले मैंने क्या कर दिया, ये मेरा इनपुट था, क्या है मेरा इनपुट, जो मैंने अपना आउटपुट लगाया ना, जो भी मैंने अपना सर्किट कनेक्ट किया आउटपुट जहां मुझे चाहिए, वो मैंने यहां पे लगाया एक्सेल के क्रॉस, कहां लगाया, यहां पे मैंने लगा दिया अपना आउटपुट, क्या लगा दिया आउटपुट। जैसे ही मैं आउटपुट लगाता हूं ना, तो जो मेरी इक्वेशन बनेगी ना, वो कौन सी इक्वेशन बनेगी, ये वाली। अब ये मेरे आउटपुट की इक्वेशन है, कौन सी है, ये बात याद रखना। अगर मैं इसके अक्रॉस निकाल दूं तो आउटपुट की इक्वेशन कौन सी बन जाएगी, अरे क्वेश्चन में काम आएगी तभी सिखा रहा हूं, सुन लो। अभी हमने आउटपुट किसके अक्रॉस लगाया, इंडक्टर के अक्रॉस, तो इंडक्टर की जो भी इक्वेशन आई ना VLT वाली, तो ये हमारी क्या बन गई आउटपुट इक्वेशन। अब एक चीज दिखाता हूं, इनपुट तूने कितना दिया मैक्सिमम, पीक वोल्टेज कितनी थी 20, यहां पे कितनी मिली तेरे को, तभी जो LCR सर्किट है ना, इसका यूज पहला बता रहा हूं, ये बेटा वोल्टेज एम्पलीफाई करता है, क्या करता है, याद रखना इस बात को। यानी LCR सर्किट का बहुत सारे यूज है, पर पहला यूज क्या है, वोल्टेज एम्पलीफिकेशन में काम आता है। किसमें, देखो आपने इनपुट कितने का दिया था 20 का, आपको उसके क्रॉस कितनी मिली 48, कितनी मिली, क्या तुम्हें चमका या नहीं पता चला, यानी वोल्टेज एम्पलीफाई हुई ना, 20 से कितनी मिली 48, तो ये काम कौन करता है, LCR सर्किट कौन काम करता है, ये पहला यूज है इसका। अरे तुम्हें नहीं पता चला यार, पता चला पक्का, दूसरा यूज पढ़ेंगे इसका, बट ये उतारो, बता दूं, चल ठीक है, वेरी गुड। अच्छा पहला यूज केस देख लिया आपने, LCR सर्किट क्या करता है, वोल्टेज को एम्पलीफाई, ठीक है पहला यूज केस। दूसरा यूज केस देखो, मान लो ये आपके पास L लगा हुआ है, R लगा हुआ है, LCR लगा हुआ है, L सप्लाई लगी हुई है, AC सप्लाई, बातें नहीं करना यार, ठीक है सुनो, ठीक है अच्छा सुनो, अगर मैं इसका Z लिखूं, इंपेडेंस लिखूं, तो इंपेडेंस की वैल्यू क्या बता रहा हूं जरा, R² प्लस XL या माइनस XC का कुछ भी हो सकती है, अगर XL बड़ा होगा तो ये आएगा, अगर XC बड़ा होगा तो वो आएगा, अरे पता है ना तुम्हें, इसलिए लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा और अच्छा करते हैं, Z इज इक्वल टू R² प्लस XL को क्या लिख सकते हैं, क्या ओमेगा L, और ओमेगा को लिखते हैं 2πf, क्या लिखते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, सुनना ध्यान से, 2πfL माइनस 1/2πfc। तुझे आया या नहीं आया, और इनका, इसका मतलब जो Z है वो R पे तो डिपेंड कर रहा है, क्या इस फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है ना यार, बिल्कुल कर रहा है। अच्छा अब सुन, अब होता क्या है कि हमारे घर पे एंटीना वगैरह, रेडियो देखा, रेडियो का एग्जांपल लेता हूँ, टीवी रेडियो, पर पुराने रेडियो, आजकल डिजिटल वाले नहीं, पुराने आते थे जिनमें नॉब होती थी, घुमाता है जिसको, हाँ है ना, तो बेसिकली जब हम लोग घुमा रहे हैं, अब LCR क्या चेंज कर रहे हैं, C क्या चेंज कर रहे हैं, अच्छा L भी चेंज कर सकते हैं, आजकल आ गए हैं वो, पर आजकल तो डिजिटल आ गया ना, क्लिक किया 92.7 ये किया तो वो आ गया, पर हम क्या चेंज करते थे, C चेंज करते थे, क्या चेंज करते थे, C चेंज करते थे। अच्छा C चेंज कर रहे हैं, बिल्कुल सत्य बात है। अब सुनो, मान लो ये जो फ्रीक्वेंसी है, क्या मान लो ये फ्रीक्वेंसी ये ऐसी सेट हुई, सुनना ध्यान से, ये ऐसी सेट हुई कि ये दोनों बराबर आ गई, क्या आ गई, यानी XL और XC क्या हो गई बराबर, ऐसी फ्रीक्वेंसी, यानी XL क्या हो गया, XC हो गया। इसका मतलब सुनो, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2πfL इज इक्वल टू 1/2πfc, कोई शक की बात, F को यहाँ लिया तो क्या F² बन गया, और यहाँ इसको लिया तो ये बन गया 4π², अरे हाँ ना बोलना यार, तो सीधे F को क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ 1/2π√LC, अरे बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता हूँ, तुम्हें आया ही नहीं यार, स्क्वायर गया ना उसके पास। इसको हम बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, क्या बोलते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। यानी जब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है तो XL किसके बराबर हो जाता है, अगर ये दोनों बराबर हो तो ये कट गया 0, तो पीछे Z की वैल्यू क्या बन गई, तो स्क्वायर और अंडर रूट,
तो Z किसके बराबर आ गया, और Z किसके बराबर, R कब होता है, क्या प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। इसका कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि जब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी समझाता हूं, जब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आ जाती है सर्किट कैसा बन जाता है, प्योरली रेजिस्टिव। क्या बन जाता है, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बन जाता है। कैसा सर्किट बन जाता है, अच्छा ठीक है, इसका मतलब क्या है ये समझाओ ना हमको, मतलब क्या। सुनो, आपके घर पे, सुनो ध्यान से, आपके घर में बहुत सब कुछ आ रहा है, आपके जो एंटीना में आ रहा है, क्या मान लो रेडियो चल रहा है, क्या चल रहा है, तो रेडियो में क्या 92.7 ही आ रहा है, क्या 93 भी आ रहा है, 100 भी आ रहा है, 91 भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। बट मान लो आपको सुनना 93, तो आप उस नॉब को घुमाओगे, कैपेसिटेंस चेंज करोगे, क्या चेंज करोगे, चेंज करोगे, चेंज करोगे, चेंज करोगे, हाँ अब 92.7 आ गया, तो क्या सुनाई देगा, उस फ्रीक्वेंसी, ये 92.7 जब होगी उसको बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, और इस कंडीशन को बोलते हैं रेजोनेंस। क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि रेजोनेंस हो गई। क्या हो गई, क्या 92.7 कभी 92.4 पे आएगा, नहीं आएगा, वो 92.7 पे ही आएगा। तो मैं आया नहीं आया, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आया। इसका मतलब ये Z है बेटा, ये मिनिमम है। क्या है ये, अरे ये वैल्यू तो कट गई ना, तो Z क्या आया, मिनिमम आया। क्या आया, मिनिमम। अब फील दिलाता हूँ ऐसा क्यों होगा बेटा, आपने पढ़ा हुआ है यहाँ पे, जो अगर I नॉट की वैल्यू निकालूं तो क्या होती है, V नॉट बाय Z। अरे हाँ या ना, बट अगर मैं यहाँ पे Z मिनिमम डालूं, क्या डालूं, अगर Z की वैल्यू मिनिमम कर दूं तो I नॉट क्या मैक्सिमम मिलेगा। तो इसका मतलब I नॉट जो मैक्सिमम आया और Z नॉट की मिनिमम वैल्यू कितनी है, R, तो V नॉट बाय R। अरे हाँ या ना, यहाँ पे जो एनर्जी मिली, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, I/RMS² इंटू R इंटू T। अरे हाँ ना बोल बेटा, जितना I/RMS² मतलब I नॉट मैक्स अगर ज्यादा हुआ, अगर ये मैक्सिमम है तो क्या एनर्जी मैक्सिमम मिली, तो बिल्कुल वही चैनल आपको सुनाई देगा। यानी हमारे घरों में, हमारे रेडियो में आ रहे तो सब चैनल हैं, आ रहे तो सब चैनल हैं, बट जब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मिलेगी तो करंट क्या होगी, मैक्सिमम होगी। कैसी होगी, अगर करंट मैक्सिमम होगी तो एनर्जी कैसी होगी, यानी उस चैनल की एनर्जी के सबसे ज्यादा क्या मिलेगी, मैक्सिमम, तो वही हमको सुनाई देगा। क्या इसका मतलब क्या है, बाकियों के पास एनर्जी नहीं है पर कैसी है, कम है। कैसी है, तुम्हें फील आया नहीं पता चला। हम टीवी से रिमोट से टीवी चेंज करते हैं, मतलब चैनल चेंज करते हैं, बट वहां पे यूज होता है इंफ्रारेड रेज का। कैसा होता है, वैसा ही है। हम क्या, मान लो मैं तेरे को फोन मिलाता हूँ, क्या तेरे को मिल जाता है, इसी को मिलेगा ना यार, ये भी फ्रीक्वेंसी की गेम है। यानी मेरी और इसकी रेजोनेंस हो जाती है। क्या हो जाती है, वो फ्रीक्वेंसी मिल जाती है और इसी को मिलती है, यानी उस टाइम पे करंट मैक्सिमम इस पे जाएगी। अरे हाँ या ना, तुझे फील ही नहीं आया क्या बोल रहा हूँ, तुझे पता चला हमारे रेडियो में क्या सारे चैनल आ रहे हैं, सारे आ रहे हैं ना बेटा। तो हम क्या चाहते हैं कि एक बार में एक सुनाई दे या 4-5 इकट्ठे सुनाई दे, एक बार में एक। तो हमने नॉब ऐसे चेंज की, क्या होगी, रेजोनेंस होगी। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वही वाली 92.7। तो उस टाइम पे हो रहा क्या, एक्चुअली करंट मैक्सिमम हो रही है। क्या हो रही है, क्योंकि जब रेजोनेंस होगी तो क्या Z मिनिमम मिलेगा, Z मिनिमम मिलेगा तो करंट कैसे मिलेगी, मैक्सिमम। करंट मैक्सिमम तो एनर्जी कैसी मिली, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, उस चैनल के कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी कैसी हुई, मैक्सिमम, तो वही सुनाई देगा। इसका मतलब अगर आपने नॉब घुमाई और 92.7 पे चलेगी तो उस टाइम उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, तभी वो सुनाई देती है। फिर और घुमाया 104 पे आगे, तो उस टाइम उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी क्योंकि करंट उसमें बहेगा, तो फिर वो सुनाई देगा। तुम्हें आया ही नहीं क्या बोल रहा हूं मैं, तुम्हें आया, पक्का, गारंटी, समझ आया, ये नहीं पता चला अभी। अच्छा, इतना उतारो और बात करते हैं इस पर, चिल करो। अच्छा यहाँ पे देखो, ये बात आपको समझ आई। अब थोड़ी सी और बात एक्स्ट्रा करते हैं। तो Z की वैल्यू, ऐसी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, Z की वैल्यू क्या आई थी, ध्यान से देखना है, R² प्लस क्या आया था, 2πfl माइनस 1/2πfc। इस बात को ना प्लीज ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान से समझना, कोई बड़ी बात नहीं। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में साइड पे लिख रहा हूँ, वैल्यू थी f0 इज इक्वल टू 1/2π√LC। कोई शक की बात। अब सुन, दो केस पढ़ेंगे इस केस में। मैं बोलूंगा, सुनना ध्यान से, मैं बोलूंगा पहला केस क्या है कि जो मेरे पास फ्रीक्वेंसी है वो रेजोनेंट से बड़ी होगी, और दूसरे केस में जो फ्रीक्वेंसी है वो रेजोनेंट से क्या होगी, छोटी होगी। तो इस केस में कौन सा सर्किट बड़ा है, या एक्सएल बड़ा है या एक्सी बड़ा है। सुन ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना इस बात को बेटा। ये एफ है, ये एफ है, ठीक है। मान ले ये f0 से बड़ी होगी, क्या हो गई, अगर ये बड़ी हो गई, सुनो ध्यान से, तो ये वाला बड़ा और ये वाला कैसा हो गया, छोटा, नहीं ये भी बड़ा। अबे एफ बड़ी ना यार, बट फील करो ये डिवाइड में बड़ी, अगर डिनोमिनेटर में बड़ी तो आंसर तो छोटा आएगा ना यार। तो ये पूरी टर्म कैसी आई, छोटी। क्या इतना पता तुमने मैथ पढ़े, ये टर्म बहुत बड़ी, ये टर्म बहुत छोटी। बहुत बड़ी में से बहुत छोटी काटेंगे तो आंसर तो बड़ी आएगा,
और उस बड़ी में से r को प्लस करेंगे तो आंसर और बड़ा आएगा, मतलब इस केस में z बड़ा, ये हमने सीखा z। फील आ गया तुम्हें? बट अब देखने की एक्सेल बड़ा है एक्सी बड़ा, फील कर अगर इसको बड़ा कर रहे हैं तो ये चीज क्या है एक्सेल, और ये चीज क्या है तो एक्सी बहुत छोटा हो गया ना यार, मतलब इस केस में एक्सेल इज ग्रेटर देन। मैं बता रहा हूं तुम्हें कहीं से समझ नहीं आएगा, बुक से समझ ही नहीं आएगा, पहली बात मैं बता रहा हूं जो बात लिख रहा हूं समझ गए। ये सर्किट कौन सा बना, एक्सेल बड़ा हुआ इससे। अब देख मान ले अब एफ नॉट गिर गया, मतलब ये एफ नॉट बड़ा है और ये एफ छोटा है, मतलब इस केस में अब ये छोटा हो गया और ये कैसा हो गया छोटा, बट ये छोटा हो गया पर ये बड़ा हो गया, क्यों, ये पूरा फैक्टर कैसा हो गया बड़ा हो गया। और बड़े में से अगर छोटा माइनस किया, बड़े में से क्या किया तो बड़ी टर्म आई, अरे माइनस मत देखो स्क्वायर भी तो लगाया ना यार, तो ये भी बड़ा प्लस आर भी बड़ा तो जेड फिर बड़ा, मतलब जेड तो इस केस में भी, तुझे फील आया, बट इस केस में हाँ इस केस में एक्सी कैसा हो गया बड़ा हो गया। हमने कहने की बात क्या है कि जेड दोनों बार बड़ा है, और जेड से मिनिमम कब आएगा, जेड मिनिमम तब आएगा, वेरी गुड, यही बताने की कोशिश कर रहा हूं, और तभी तो रेजोनेंस होगी। और जेड मिनिमम की वैल्यू कितनी है आर, कितनी है, यानी अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं तो ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, ये आएगा जेड वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। अगर ध्यान से देखो जेड बढ़ रहा है, जेड बढ़ रहा है, सिर्फ जेड एक पॉइंट पे घटेगा, और वो पॉइंट कौन सा है, यानी जेड का ग्राफ कुछ ऐसा बना, और ये पॉइंट क्या है तुम्हें आया ही नहीं जो मैंने समझा, और इसी को हम क्या बोलते हैं एफ नॉट, क्या बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। यानी बढ़ाओगे तब भी बढ़ रहा है, घटाओगे तब भी बढ़ रहा है, बट एक केस में कैसा है वो, और आई नॉट की वैल्यू क्या होती है वी नॉट बाय जेड, अगर जेड घट रहा है तो वी आई क्या होगा बढ़ेगा, तो यानी इसका सिमिलर अपोजिट ग्राफ आता है आई वर्सेस जेड का, आई वर्सेस एफ का, सॉरी ये ग्राफ, ये देख यहाँ पे बढ़ रहा है ना, यहाँ पे मैक्सिमम, तो यहाँ पे क्या आएगा मिनिमम, फिर यहाँ पे मिनिमम, यहाँ पे मैक्सिमम, यानी ये ग्राफ ऐसे आएगा। तुम्हें आया ही नहीं यार मैं क्या बोलता हूँ, फील आया पक्का। और ये वैल्यू क्या है बेटा ई नॉट बाय आर, क्या वैल्यू है ये, और ये है एफ नॉट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और ये ग्राफ ना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, अरे ये जो चीज पढ़ा रहा हूँ ना ये अपने आप में पूरी इंजीनियरिंग है, इसमें ब्रांच है अपने कम्युनिकेशन ये वो अपने आप में पूरा है, बट हमको इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। अब प्रैक्टिकली देखा गया, ये जो कर्व बनाया ना मैंने आई वर्सेस एफ का, इसका जो बेटा इसकी जो शार्पनेस होती है ना, क्या होती है बेटा, वो बहुत मैटर करती है। शार्पनेस मैं तो समझाता हूं, मान लो ये ग्राफ ऐसे है या फिर ऐसे, इसको बोलते हैं हाई शार्पनेस, इसको बोलते हैं लो शार्पनेस। मतलब फील करो ये शार्पनेस बड़ी होनी चाहिए कम होनी चाहिए, बड़ी होनी। जैसे एग्जांपल समझाता हूं, मान लो आपने करंट मैक्सिमम आई और यहाँ पे आया आपको 92.7 FM, क्या आया मेगाहर्ट्ज, ऐसे ही आता है ना यार, है ना, हाँ शार्पनेस मिनिमम होनी चाहिए मैक्सिमम होनी चाहिए, शार्पनेस कैसी होनी चाहिए, यानी ये ग्राफ है ऐसे बने या ग्राफ ऐसे बने, हैं ऐसे बने ग्राफ, मिनिमम होनी चाहिए मैक्सिमम, ग्राफ मतलब शार्पनेस अच्छी होनी, शार्पनेस का क्या मतलब है, ये शार्पनेस गंदी है और ये शार्पनेस अच्छी है, अच्छी होनी चाहिए शार्पनेस, कैसी होनी चाहिए, इसको बताऊं तुमने ये किया, इसको उतारो जल्दी उतारो, 1 सेकंड में उतारो, जितनी कम होगी जितनी अच्छी होगी, हाँ बिल्कुल ऑब्वियस ही बात है ना। हम क्या चाहते हैं एक बार में एक सुने या 10 सुने, एक ही सुने ना यार, 4 क्यों सुनने, समझाता हूँ, सिर्फ ये उतारो, वो रहने दो, ये उतारो, ये इतना सा बता दो उसको, पर ये फील आया ना तुम्हें, ये बढ़ेगा तब भी जेड बढ़ेगा, घटेगा तब भी जेड बढ़ेगा, दोनों केस में जेड बढ़ रहा है, सिर्फ एक केस में मिनिमम है, जब दोनों कैसे हो जाए बराबर। अच्छा अब देख मैं बोल रहा हूं ग्राफ कैसा होना चाहिए आपका आई वर्सेस एफ का, क्या ग्राफ ऐसा होना चाहिए या फिर ग्राफ ऐसा होना चाहिए, कौन सा ग्राफ होना चाहिए, पहला वाला ग्राफ होना चाहिए, यानी शार्पनेस इसकी अच्छी होनी चाहिए। ये ग्राफ खराब है, समझाता हूं क्यों, मान ले यहाँ पे ये है 92.7, क्या है ये 92.7 ही थोड़ी है, सिर्फ बड़े सारे हैं। मान ले यहाँ पे ये क्या है, मान ले ये 93, कुछ भी हो सकता है, और मान ले ये क्या है 90, क्या है फील आया, पर यहाँ पे अगर सेम बनाऊं तो ये क्या है 92.7, और यहाँ पे क्या आया 90, और यहाँ पे क्या आया
93। फील आया? इसका कहने का क्या मतलब है? ये क्या है? ये क्या एफ नॉट, यहाँ पे z की वैल्यू कितनी है? r कितनी है? और ये मिनिमम वैल्यू है। कैसी है? जब ये मिनिमम होगा तो क्या ये मैक्सिमम होगा? क्या होगा? ये मैक्सिमम होगा। अब सुन, जब ये मैक्सिमम होगा तो क्या एनर्जी भी मैक्सिमम मिलेगी? तो हम क्या चाहते हैं कि एक चैनल की एनर्जी एक टाइम पे आए या सब चैनल की एनर्जी आए? एक टाइम की। पर यहां पे फील कर, इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी में ज्यादा फर्क और इसकी एनर्जी में इसका ज्यादा फर्क। मानो 92.7 में गाना चल रहा है लाल दुपट्टा और 93 में कोई पुराना गाना चल रहा है, तो मिक्स नहीं हो जाएंगे? लाल दुपट्टा कहाँ जाए? तो फील कर ऐसे ऐसे। अरे तुम क्या चाहते हो? अरे हाँ या ना? तो हमको क्या चाहिए? शार्पनेस अच्छी चाहिए। क्या चाहिए? और इस फैक्टर को डिफाइन करने के लिए हम डिफाइन करते हैं, उसको बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर। क्या बोलते हैं? तो क्वालिटी फैक्टर अच्छा होना चाहिए, बुरा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, कोई शक की बात? अच्छा, और देख, अगर तेरे को मैं और अच्छा समझाऊं तो यहां पे देख, मान ले इसका शार्पनेस अच्छा है, ठीक है बेटा, ये तो E0/R है, पर कुछ टाइम रहा होगा, कुछ टाइम अगर रहा होगा तो यहाँ पे IRMS वैरी होगी, नहीं वैरी होगी? और IRMS की वैल्यू क्या होती है? I0/√2। और I0 की वैल्यू क्या? E0/R। तो क्या लिख सकता हूँ? E0/√2R। अरे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? तो यहाँ भी ये देखिए, तो सेम ही है ना, तो यहाँ भी क्या होगी? E0/√2। तो शक की वैल्यू। बट यार I0 की वैल्यू क्या होती है? क्या V0/Z? अरे बोलना यार, इसका मतलब V0 तो V0, तो Z की वैल्यू क्या है? √2R। तो Z की वैल्यू की मिली √2R। एक काम करते हैं, इसको Z में पुट करते हैं। Z की वैल्यू क्या है? R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर का अंडर रूट। और इसको क्या लिखते हैं? ओमेगा L। इसको क्या लिख सकते हैं? 1/ωc। Z की वैल्यू क्या लिखे? √2R का √2R क्या लिखे? एक काम कर, यहां भी स्क्वायर मारो और यहां भी, तो ये कट गया। ये वैल्यू कितनी बची? ये बची 2R² माइनस R² इज इक्वल टू ओमेगा L माइनस 1/ωc का स्क्वायर। यहाँ पे बचा, तो यहाँ पे क्या बचा? R²। क्या बचा? एक बात बता, क्या ओमेगा का स्क्वायर आ रहा है? इसका मतलब ओमेगा पे क्या क्वाड्रेटिक बनेगी? अरे क्वाड्रेटिक बनेगी। क्या दो वैल्यूज आएंगी? तो अगर ओमेगा की दो वैल्यूज तो क्या फ्रीक्वेंसी की भी दो वैल्यूज? एक, इसका मतलब एक फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ पे आएगी F1 और एक फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी यहाँ पे। इसी को हम बोलते हैं बैंडविड्थ। क्या बोलते हैं? बैंडविड्थ। अरे तुम्हें आया ही नहीं यार। क्या आया? बैंडविड्थ। क्या आया? अब क्या होता है एक्चुअली में समझाना। मान ले 92.7 मशहूर हो गया बड़ा, तू बोलेगा सर मैं 92.69 खोल लेता हूँ, तो जब कोई नॉब घुमाएगा तेरा चैनल भी आ जाएगा, तो मशहूर हो जाएगा। पर ऐसा होता, समझा दिया ना, क्योंकि 92.7 यहाँ तो 92.69 यहाँ, तो तेरे को दोनों सुनाई देंगे। तो होता क्या? गवर्नमेंट ने क्या बोला? गवर्नमेंट ने बोला कि 92.7 मेगाहर्ट्ज निकल चुका है, अब इसकी एक बैंडविड्थ डिजाइन की। क्या डिजाइन की? अब ऐसा बोला गया कि अगर बाकी चैनल इसकी इस बैंडविड्थ के बाहर आए तो कोई दिक्कत, पर अगर वो इसके अंदर आए तो दिक्कत। इसका मतलब बैंडविड्थ कम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? तुम्हें फील आया नहीं आया? जैसे मान ले मैं बोलता हूँ 92.7 FM की बैंडविड्थ है 10, कितनी? तो उसके 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे और वो बीच में। तुम्हें फील आ गया? इसका मतलब तू अपनी मर्जी से देख, चैनल में गैप होते हैं, कभी देखना FM ऐसा नहीं होता 92.7, 92.8, 92.9 ऐसा। 92.7 के बाद क्या पता 93 हो, तो फील है ना 100 के बाद 103 हो, तो वो गैप क्यों रखा जाता है? इसी वजह से, ताकि उनकी शार्पनेस और जो उनकी बैंडविड्थ है वो मेंटेन हो। शार्पनेस अच्छी होनी चाहिए और बैंडविड्थ कम होनी चाहिए, उसी को बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर का जो फॉर्मूला आया गया वो आया गया रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्या आया गया? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ, याद रखना। और इसका फॉर्मूला आया XL/R। क्या आया? आगे इसको आप प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि XL की वैल्यू क्या होती है? क्या? ओमेगा L। अरे हाँ या ना, डिवाइड बाय R। तो मैं आया ही नहीं, मैंने क्या बोला? और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? क्या? 1/LC √LC। 2 पाई कैसे आएगा? F थोड़ी भी निकाल रहा हूँ, ओमेगा निकाल रहा हूँ, तो मैं आया ही नहीं यार। F की वैल्यू क्या होती है? 1/2 पाई √LC। तो यहां से तू ओमेगा निकाल तो क्या आ जाएगा? 1/√LC। तो यहां पे वो भी पुट कर सकता है, R भी पुट कर सकता है, एक फॉर्मूला और आ जाएगा, और फॉर्मूला आएगा 1/R√L/C। यहां पे पुट कर, ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा ओमेगा L/R, और ओमेगा की L क्या है? 1/√LC, यही आएगा। अब यहां पे देख L, क्या इसको वैसे लिख सकता हूं? √L इंटू √L। तो √L और √L, तो पीछे बचा 1/R√L/C। ये आगे क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला। इसका मतलब क्वालिटी फैक्टर तो अच्छा चाहिए ना हमको। क्वालिटी फैक्टर अच्छा चाहिए तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अच्छी होनी चाहिए, पर बैंडविड्थ कैसी होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो मैं आया ही नहीं क्या बोल रहा हूँ। दूसरा देख, वो ऐसे पूछ सकता है क्वालिटी फैक्टर अच्छा कब होगा? जब R कम होगा या ज्यादा होगा? R कम होगा तो क्वालिटी फैक्टर ज्यादा, L ज्यादा होगा तो क्वालिटी फैक्टर
ज्यादा होगा, नल्ले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एल कम हो, सी कम होगा तो क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होगा। तुम्हें फील आया? यानी क्वालिटी फैक्टर अच्छा होना चाहिए। बैंडविड्थ का कॉन्सेप्ट आया, यानी अगर इसके बाहर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। पर जैसा जैसे मान ले मैंने ग्राफ ऐसा बनाया, देख ये तो फिर अच्छा ग्राफ था ना, मान ले मैंने ग्राफ तक फील आएगा। मान ले ग्राफ मैंने ऐसे बना दिया, ये तेरा 92.7 और ये तेरा 90 और ये तेरा 95। यार एक बात बता, तेरा Z मिनिमम यहाँ है तो R की वैल्यू मैक्सिमम तो यही आएगा, बट यार ये एनर्जी भी तो इंक्लूड करेंगी। इसका मतलब इसकी आवाज भी आएगी, इसकी आवाज भी आएगी, इसकी आवाज भी आएगी। क्या तू ये चाहता है? पर अगर यही मैंने मुंह तोड़ देना जो फालतू घास रहना, अगर ये ऐसे होता तो क्या ये दो आते, इसकी बैंडविड्थ के क्या बाहर आते? तो बिल्कुल बैंडविड्थ कम करोगे तो क्वालिटी फैक्टर बढ़ जाएगा। अरे तुम्हें आया नहीं आया, अब नहीं आएगा तो छोड़ देना, बट यही है। आ गया ना, पता चल गया ना। अच्छा, इसके बाद हमने कल पढ़ना है, उसको बोलेंगे एलसी ऑसिलेशंस। क्या बोलेंगे? एलसी ऑसिलेशंस। और वो आप क्या करके आना ना, कुछ नहीं है, आप बस दो चीजें पढ़ के आना। एक पढ़ के आना एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, पढ़ाया ना यार, हाफ एल आई स्क्वायर। और एक पढ़ के आना एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। कैपेसिटर का इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करता है, पर इंडक्टर का मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करता है। और कब तक? जब तक करंट वाह रही है। ठीक है, ये सब पढ़ के आना। और कल ही मैं आपको ट्रांसफार्मर पढ़ा दूंगा, और जनरेटर तो हालांकि मैंने स्टार्ट ही जनरेटर से किया था, वो तो मैंने पहले ही पढ़ा दिया। अरे याद है ना, पहले लेक्चर में कॉइल रखी थी, कॉइल को घुमा दिया था तो फ्लक्स आया था, तो क्या बी आया था, तो क्या फ्लक्स आया था तो ई डी फाई बाई डी टी निकाला था, ई आया था तो क्या आई आया था, वही इंड्यूस करंट क्या एसी। इस बार क्या लगा देंगे? आर्मेचर कॉइल लगा देंगे, नॉर्थ साउथ लगा देंगे, है वही एसी। स्टार्टिंग उससे कराई थी, इवन की ईएमआई में पढ़ा दिया था मैंने आपको एसी जनरेटर, बस हेडिंग नहीं लिखाई थी एसी जनरेटर है वो। तो क्लियर है? ट्रांसफार्मर अच्छे से पढ़ेंगे। क्लियर होगी बात? पक्का? तुम्हें समझ भी आया नहीं आया? गारंटी? चल ठीक है, जाओ।